गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले की क्लास में हमने इको टाइप डेफिनेशन एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ इको टाइप के प्रकार डिस्कस करेंगे। इको टाइप का पहला प्रकार है क्लाइमेटिक इको टाइप। इको टाइप फॉर्म्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। यदि इको टाइप क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अगर बनता है तो उस इको टाइप को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक इको टाइप। जैसे लाइट से, टेम्परेचर, एयर, वाटर आदि में अगर चेंजेस होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक इको टाइप। सेकंड है एडिफिक इको टाइप। व्हेन इको टाइप फॉर्म्स ड्यू टू चेंजेस इन सॉइल टेक्सचर, यानी सॉइल टेक्सचर में चेंज होने के कारण अगर कोई इको टाइप बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडिफिक इको टाइप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी, न्यूट्रिएंट, सॉइल पीएच ईटीसी, यानी अगर इनमें चेंज हो जाती है सॉइल की ह्यूमिडिटी में, सॉइल के न्यूट्रिएंट में, सॉइल की पीएच में अगर चेंजेस होते हैं तो बनने वाला इको टाइप क्या होता है? एडिफिक इको टाइप। थर्ड है क्लाइमेटिक एडिफिक इको टाइप। क्लाइमेटिक एडिफिक इको टाइप। इको टाइप फॉर्म्स बोथ क्लाइमेटिक एंड एडिफिक फैक्टर्स। इको टाइप फॉर्म्स बोथ क्लाइमेटिक एंड एडिफिक फैक्टर। यदि इको टाइप क्लाइमेटिक फैक्टर और एडिफिक फैक्टर्स के कारण फॉर्म होता है तो उस जो है इको टाइप है उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक एडिफिक इको टाइप। उस इको टाइप को हम क्या कहते हैं? क्लाइमेटिक एडिफिक इको टाइप कहते हैं। फोर है एल्टीट्यूडनल इको टाइप। एल्टीट्यूडनल इको टाइप अकॉर्डिंग टू एज एंड जियोग्राफिकल कंडीशन, यानी एज के अकॉर्डिंग और जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग इको टाइप हैव वेरियस टाइप। दे हैव डिफरेंट इन जेनेटिक लेवल, यानी एज और जोग्राफिकल कंडीशन के आधार पर इको टाइप जो है कई प्रकार के होते हैं और कई जेनेटिक लेवल के पाए जाते हैं उनके अंदर, जैसे पाइनस है, केशिया टोरा है आदि में। फिर है लैटिट्यूडनल इको टाइप। अक्षांश के प्रभाव स्वरूप जो इको टाइप उत्पन्न होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? लैटिट्यूडनल इको टाइप। तो इको टाइप फॉर्म्स ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइंस के इफेक्ट से जो इको टाइप फॉर्म होता है उसे हम लैटिट्यूडनल इको टाइप कहते हैं। लास्ट है फिजियोलॉजिकल इको टाइप। इको टाइप फॉर्म्स विथ फिजियोलॉजिकल फैक्टर, यानी इको टाइप जो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण बनता है, जैसे फोटोपीरियोडिज्म, मिनरल अपटेक आदि के द्वारा। किसी भी कार्य के संबंधित कारक यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर जैसे कि फोटोपीरियोडिज्म, मिनरल का अवशोषण करना आदि में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो उसके कारण जो इको टाइप फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल इको टाइप। जैसे अगर हम एक प्लांट की बात करें कि बॉटिलिना कर्टिपेंडुला प्लांट है जिसमें 2 फोटोपीरियोडिक टाइम होते हैं, यानी इसमें 2 फोटोपीरियोडिक इको टाइप रिपोर्ट किए गए हैं। एक तो होता है शॉर्ट डे इको टाइप और दूसरा होता है लॉन्ग डे इको टाइप। अब है ओरिजिन ऑफ इको टाइप। इको टाइप की उत्पत्ति। इको टाइप जो है उसकी उत्पत्ति कई कारणों से होती है, जिनमें फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट कारण क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। प्रकृति में यानी नेचर में जो भी स्पीशीज उग रही है उनके बीच क्या होता है? परस्पर हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है 2 या 2 से अधिक स्पीशीज के बीच में, जिसके कारण इको टाइप उत्पन्न होता है, इको टाइप का ओरिजिन होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो स्पार्टिना स्ट्रिक्टा एक स्पीशीज है, उसके साथ स्पार्टिना अल्टरनीफ्लोरा
स्पीशीज का अगर क्रॉस कराएं तो नई एक स्पीशीज बन जाती है जिसे हम कहते हैं स्पार्टिना टाउनसेंडाई। स्पार्टिना टाउनसेंडाई। तो हाइब्रिडाइजेशन के कारण एक नया इकोटाइप बन गया। अब जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ये इकोटाइप क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेगा और सब जगह फैल जाएगा और इनके जो पेरेंट हैं उनको क्या करेगा, हैबिटेट से हटा देगा। सेकंड है म्यूटेशन। अनेक बार जो प्राकृतिक उत्परिवर्तन यानी नेचुरल जो म्यूटेशन हो जाता है या कोई रिकॉम्बिनेशन हो जाता है या सेग्रीगेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है, पॉपुलेशन का जो जीन है वो एक जगह, जीन पूल जो है एक जगह एकत्रित हो जाता है, जो कि स्पेशल हैबिटेट और एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कराता है, जिससे क्या होता है, एक नया इकोटाइप बन जाता है। थर्ड है क्रोमोसोमल चेंजेस। क्रोमोसोम की संरचना में यानी स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण भी एक नया इकोटाइप बन जाता है। क्रोमोसोम स्ट्रक्चर में चेंजेस किसी भी जाति के जो फिनोटाइप या जीनोटाइप में चेंजेस के कारण हो सकते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोमल चेंजेस से भी क्या होता है, एक नया इकोटाइप बनता है। फिर है मेथड्स टू डिटरमाइन इकोटाइप। इकोटाइप को डिटरमाइन करने के मेथड कौन कौन से हैं? फर्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल। किसी भी स्पीशीज को अलग अलग पॉपुलेशन में, प्लांट की कई स्पीशीज की जो है अलग अलग पॉपुलेशन में प्लांट की कई मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलता है, जिसका हम क्या करते हैं, स्पीशीज में स्टडी करते हैं। इसी स्टडी के आधार पर लक्षणों का चयन करके हम आंकड़े यानी डेटा एकत्रित करते हैं और एक कर्व या एक मॉडल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं यूनी मॉडल कर्व, जो कि होमोजीनस जो है जीनों का यानी समरूपी जीनों की एक क्या होती है, पॉपुलेशन होती है, यानी उस पॉपुलेशन के जो जितने भी मेंबर होते हैं उन सब का क्या होता है, उन सब का जो जीनोटाइप है वो क्या होता है, सेम होता है। सेकंड है एंडरसन का स्केलेटल चित्रण, एंडरसन स्केलेटल डायग्राम। एंडरसन ने एक इकोटाइप ज्ञात करने की एक विधि दी थी, नेचुरली इकोटाइप ज्ञात करने की, नेचर में जो भी इकोटाइप उपस्थित है उनको ज्ञात करने का एक मेथड दिया था, जिसको हम कहते हैं एंडरसन स्केलेटल डायग्राम। इन्होंने जो पादपों में मापने या कि जो भी माप कर सकते हैं उन गुणों को लेकर प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि एक तरफ पर्ण की लंबाई ली हमने, जिसको कि हमने वाई अक्ष पर रख दिया, दूसरी तरफ पर्ण की चौड़ाई ली, जिसको कि एक्स अक्ष पर रख दिया और एक ग्राफ बनाया। इस प्रकार इकोटाइप एक ही स्थान पर आसपास चित्रित हुए थे। थर्ड है साइटोलॉजिकल स्टडी। कोशिका अनुवंशिकी के अध्ययन द्वारा गुणसूत्रों के व्यवहार में परिवर्तन होने से एक अलग इकोटाइप ज्ञात हो जाता है। फिर है ट्रांसप्लांटेशन बिहेवियर। इस विधि में क्या होता है, अलग अलग जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उनको लेकर एक समान वातावरणीय परिस्थितियों में अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन से जो प्लांट्स हैं उनको लाते हैं और एक समान वातावरणीय कंडीशन में उनको उगाया जाता है, जिससे क्या होता है कि उनके विभिन्न लक्षण जो है प्राकृतिक रूप से उग रहे आवासों वाले पौधों के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन से प्लांट लाएंगे, एक समान वातावरण में सबको उगाएंगे। अब उस वातावरण में जो प्लांट उग रहे हैं और जो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन से लाकर प्लांट उगाए गए हैं उनके जो कैरेक्टर्स हैं उनमें क्या करेंगे, स्टडी करते हैं। तो इस अध्ययन किस कौन कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर जो है स्टडी की जाती है। फिर है ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। एक प्रजाति के अनेक पौधों के बीच में क्रॉस कराते हैं, जिसको हम स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। फिर उससे हमें क्या पता चलता है कि मूल स्वरूप की जो संतति है वो वंशानुगत हो रही है या नहीं हो रही है। तो वंशानुगत होकर क्या करती है, एक नए इकेड
का निर्माण होता है या नहीं होता है, इसकी हम स्टडी करते हैं। तो ये सब है मेथड्स कि हम किसी इको टाइप को कैसे डिटरमाइन करें। फिर है सिग्निफिकेंस ऑफ इको टाइप। सिग्निफिकेंस ऑफ इको टाइप फर्स्ट है बेहतर अनुकूलन या वेल एडेप्टेशंस। बेहतर अनुकूलन या वेल एडेप्टेशन। जो भी नया इको टाइप विकसित होगा उसकी जो स्पीशीज है उसमें जलवायु यानी क्लाइमेटिक और एडिफिक फैक्टर जो है एडिफिक फैक्टर की एडेप्टेशन होनी चाहिए, जो कि स्पीशीज में विशेष जो कि वातावरण के अनुसार जो भी चेंजेस होते हैं उसके अनुरूप उसमें अनुकूलन आने चाहिए। नए इकोटाइप के विकसित होने के कारण जाति में जलवायु में मर्दीय तौर पर अनुकूलित होती है। जाति विशेष परिवर्तित वातावरण के अनुसार स्वयं में आनुवंशिकीय रूप से परिवर्तन लाकर अनुकूलन विकसित करती है। फिर है वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड, यानी इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड दीर्घ पारिस्थितिकीय आयाम। वाइड इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड या दीर्घ पारिस्थितिकीय आयाम। अलग अलग इकोटाइप के कारण क्या होता है, मानव के जो भी उपयोगी प्लांट होते हैं वो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में बोए जाते हैं। जैसे गेहूं जो है संसार के सभी जो है ज्योग्राफिकल क्षेत्र होते हैं उनमें बोया जाता है। थर्ड है सर्वाइवल या जीविता। जो भी स्पीशीज है वो अलग अलग ज्योग्राफिकल कंडीशन में सर्वाइव कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, इसका भी हमें इकोटाइप से पता चलता है। मॉर्फोलॉजिकली जो चेंजेस होते हैं किसी स्पीशीज़ में वो अलग अलग जाति अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से नई जाति बना रही है, किस प्रकार से वो जीवित रह रही है, उसकी स्टडी भी इकोटाइप्स के द्वारा की जाती है। फिर है डिस्पर्जल। डिस्पर्जल या वितरण। इकोटाइप के ही कारण कोई भी जाति जो है अलग अलग क्षेत्रों में डिस्पर्ज होती है। फिर है रोल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट। रोल ऑफ माइक्रो क्लाइमेट, सूक्ष्म जलवायु की भूमिका क्या है इकोटाइप की जो सिग्निफिकेंस में। इकोटाइप का जो ओरिजिन है वो जो लोकल एनवायरनमेंट है उसकी जो सूक्ष्म जलवायु है उसका बोध कराती है, यानी कि उसका क्लाइमेट कैसा है उस लोकल एनवायरनमेंट में उसका हमें ज्ञान कराती है, जो कि विकास की दृष्टि से क्या है बहुत महत्वपूर्ण है। फिर है ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज का ओरिजिन कैसे होता है कि किसी भी सेम स्पीशीज के जो प्लांट है वो एक ही एनवायरमेंटल कंडीशन में रहते हैं, फिर इकेट्स बनते हैं उनसे। इकेट्स जो कि मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं जबकि जेनेटिकली डिफरेंट होते हैं। इकेट से फिर इको टाइप का फॉर्मेशन होता है जो कि मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सब तरीके से डिफरेंट होते हैं। वापस अपनी मतलब जो पुरानी अवस्था है उसमें नहीं जा सकते हैं और इको टाइप से क्या होती है न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इको टाइप का जो है बायोलॉजी में जो है विकास की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इकोलॉजिकल यूनिट जो है ये बायोलॉजी की इकोलॉजिकल यूनिट होने के साथ साथ जो भी जेनेटिकल वेरिएशंस आती है उनसे क्या होता है एक नया जो है प्लांट या नई एक स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।